अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट आवर में आपके साथ मैं हूँ महरीन सप्तैन। नाज़रीन, 15 फरवरी को आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब उनकी तबीयत अचानक ख़राब हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहाँ पे उनके लिए एक बेहतरीन कमरा जो कि हमारी मालूमात है तैयार किया गया। उन्होंने उसे घूम फिर के देखा, उन्हें पसंद आया, जिसके बाद वो दीगर वार्ड्स का मुआयना करते रहे। फाइनली गायनी के वार्ड में उन्हें मुंतकिल किया गया और वहाँ पर उनका इस वक्त इलाज हो रहा है। लेकिन अभी भी वो जिन्ना अस्पताल की जो हालत ज़ार है और जो वहाँ पर उनका इलाज हो रहा है उससे मुतमईन नहीं है। उनके ज़ाती जो मुआलिज है उनका भी यही कहना है। शहबाज शरीफ साहब उनसे मिले और उन्होंने भी इस बात का इजहार किया कि उनके इलाज में 1 मिनट की भी ताख़ीर या कोताही नहीं होनी चाहिए। मरीम साहिबा भी बहुत परेशान है अपने वालिद की सेहत के हवाले से। और आपको ये भी याद दिलाते चले, जैसा कि आप सुनते ही रहे होंगे खबरों में, कि किस तरह से 4 बोर्ड अभी तक बन चुके हैं और बेहतरीन जो डॉक्टर्स हैं उन्हें अलर्ट किया गया उनकी सेहत के हवाले से, उनकी देखभाल के हवाले से। और जो हेड है उस टीम के जो मुआयना कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है और इलाज जो है वो इस अस्पताल में हो सकता है, जिन्ना अस्पताल में हो सकता है। ये तो वो तमाम तर बातें हैं जो आप खबरों में सुनी रहे हैं यकीनन। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी ख्याल आता है कि 10 साल से स्याह सफ़ेद के मालिक रहे मियाँ शहबाज शरीफ साहब पंजाब के, और इसके बावजूद कोई ऐसा अस्पताल ना बना सके जहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब का इलाज हो सकता, उनकी देखभाल हो सकती। हम उम्मीद करते हैं कि यकीनन उन्हें कोई ना कोई वार्ड या कोई ना कोई अस्पताल ऐसा पसंद आ जाएगा पंजाब में जहाँ पर उन्हें लगेगा कि कोई ना कोई मियारी सहूलियात दी जा सके। हरगिज़ हमारा मकसद किसी की बीमारी को या किसी की परेशानी को निशाना बनाना नहीं, लेकिन ये ज़रूर देखा जाना चाहिए कि जिस तरह के इलाज में, जिस तरह के अस्पतालों में आम आवाम जो है इलाज कराएं, मेयार तो ये होना चाहिए हुक्मरानी का कि वहाँ पर हमारे हुक्मरान भी इलाज करा सके। हम इस पे बात करेंगे कि क्यों आज तक ऐसा नहीं हो सका। और मियां नवाज शरीफ साहब जिनको कहा जा रहा है कि उनके वकीलों की जानिब से क्या हार्डशिप्स के ग्राउंड पर मुल्ज़िमान जो सज़ाए मौत के मुल्ज़िमान तक होते हैं उन तक को ज़मानत मिल सकती है, तो फिर क्या इस बिना पर मियां नवाज शरीफ साहब को ज़मानत मिल जाएगी कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। फिर बात करेंगे साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब की, जिनको 14 फरवरी को तो ज़मानत मिल गई थी आशियाना स्कीम में, और दूसरा जो केस था उनका रमज़ान शुगर मिल्स केस में। लेकिन अब दोबारा से उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो गई। एहतसाब अदालत की जानिब से उन्हें मुल्ज़िम नामज़द कर दिया गया, दीगर 10 अफराद भी है इसमें शामिल। सवाल यहाँ पर यह है कि अब आने वाला वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए कैसा होगा। वो ढील की जो बातें की जा रही थी, क्या वो अफवाहें जो है दम तोड़ जाएंगी, इस सब पर भी बात करेंगे। और सबसे आखिर में ज़रा आपको बताएंगे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो एक रिफ्ट क्रिएट हो रही है और जो वुज़रा के माबैन इस वक्त परेशानियां में दिखाई दे रही है, तसादुम दिखाई देता है। वज़ीर आला कुछ उनसे परेशान दिखाई देते हैं, कुछ काबीना के वज़ीर वज़ीर आला से परेशान दिखाई देते हैं, और डॉक्टर अज़रा जो है वो क्यों नहीं सामने आकर कोई बयानात देती, क्यों कोई मुशीर आके बयान देता है। इस सब पर भी आवाज़ें अब इस वक्त पार्टी के अंदर से उठ रही हैं कि ये सब क्या हो रहा है। इन सब पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद है राना साहब, सीनियर सहाफ़ी। हमारे साथ सेनेटर वलीद इकबाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद है। राना अफजल रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद है। राना अफजल साहब, आपसे ज़रा आगाज़ के लेते हैं, क्या वजह है कि हमारे यहाँ पंजाब का कोई एक अस्पताल भी ऐसा नहीं है जहाँ पर हमारे हुक्मरान, माजरत के साथ मैंने आगाज़ में भी कहा कि हरगिज़ मकसद कोई किसी की बीमारी को हम निशाना नहीं बना रहे, यकीनन वो बीमार है, उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन हमारी हुक्मरानी पे बहुत बड़ा सवाल है। देखें, आपने जो बात की है ये बहुत दफ़ा हो चुकी है टीवी के ऊपर कि एक भी ऐसा अस्पताल नहीं बना, एक भी ऐसा स्कूल नहीं बना। देखें, हुकूमत का जो पैसा होता है वो एक बेयर मिनिमम लेवल पे लगता है। हम आवाम के लिए चीज़ें बनाते हैं। अगर आपने प्राइमरी स्कूल ठीक कर लिए तो उसके बाद आप मिडिल स्कूल पे आएंगे। अगर मिडिल स्कूल ठीक कर लिए तो आप कोई भी पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं आवाम के टैक्सों का पैसा, वो वीआईपी कल्चर के लिए नहीं करते, वीआईपीज़ के लिए नहीं करते, और आप ऐसे अस्पताल बनाते हैं। लेकिन क्रिटिकल केयर के अस्पताल होते हैं और वो हैं हमारे पास। अब आप ये कहें कि प्राइवेट अस्पतालों का दुनिया में रोल ख़त्म हो गया है और दुनिया के हर मुल्क में प्राइवेट अस्पताल हैं जहां जो लोग अपने जेब से पैसे खर्च करते हैं। माजरत के साथ अभी आपने आगाज में खुद ही बात की ना, पहले प्राइमरी बनाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, तो हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि पहले अस्पतालों को तवज्जो देते, बाद में सड़कें बना लेते। हम ये तो नहीं कह रहे, आप कह रहे बहुत गुफ्तगू हो चुकी है आज से पहले इसके ऊपर, लेकिन गुफ्तगू तो तब तक होती रहेगी ना जब तक कि वो मामलात सुधर नहीं जाएंगे।
देखें आपका जो बजट होता है वो हर डिपार्टमेंट के अंदर एक बैलेंस डेवलपमेंट आप करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं होता कि सड़कों पे आप पैदल फिरें और वहां मिट्टियां उड़ रही हों और वहां पे लोग जलीलो ख्वार हो रहे हों और अस्पताल आप बहुत अच्छे बना लें। तो एक आप ग्रोथ दुनिया भर में ऐसे ही होता है। तो वीआईपी कल्चर पे खर्च नहीं होता। लेकिन यहाँ कहने के बाद ये मैं कहना चाहूंगा कि आपको हर बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल बनाने होते हैं, दिल के भी बनाने होते हैं, गुर्दों के भी बनाने होते हैं और चीजों के भी बनाने होते हैं। और वो जो गरीब मुल्क होते हैं उनके अंदर वो फैसिलिटीज उस लेवल की आप एलिटेस्ट फैसिलिटीज जो है वो नहीं होती। और अगर एक शख्स अफोर्ड करता है तो वो गवर्नमेंट पे एहसान करता है, वो सरकारी बिस्तरा इस्तेमाल नहीं करता, वो किसी और मरीज के लिए छोड़ देता है और अपनी जेब से खर्च करके वो प्राइवेट इलाज कराता है। तो ये एक जो तासर दिया जा रहा है कि एक भी अस्पताल ऐसा नहीं है, एक भी ऐसी चीज नहीं है, एक भी ऐसी चीज नहीं है। अस्पताल हैं, फौज के अस्पताल हैं जो पाकिस्तान के बेहतरीन अस्पताल हैं, सिविल के अंदर भी अस्पताल हैं। और यहाँ पे आप जिस शहर में देखें 100 हजार बिस्तरे का अस्पताल है, 1500 मरीज हैं। आप एक गरीब मुल्क हैं, आप इतने अस्पताल नहीं बना सकते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ट्रेनें ना बनाएं और आप एयरपोर्ट ना बनाएं और आप बाकी चीजें छोड़ दें और सिर्फ अस्पताल बना लें, ऐसा होता नहीं है। चले, लेकिन अब चले राना साहब, मैं भी सवाल कर लूं फिर कि क्या आप ये समझते हैं, बाकी सारी बातें आपकी दुरुस्त है, जाहिर सी बात है वो इस वक्त तहवील में है और ऐसे में अगर उनको कोई सहूलत फराहम की जाती है तो वो यही सरकारी अस्पताल है। प्राइवेट इलाज तो चले अभी उनको करवाने की इजाज़त नहीं, ना वो मुल्क से बाहर अभी जा सकते हैं जब तक कि उन्हें ज़मानत पर रिहाई नहीं मिलती और मेडिकल ग्राउंड्स। तो फिर ये बताइए ना कि जब ये अस्पताल मौजूद है और आम और ख़ास सबके लिए एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए, सवाल सिर्फ इतना सा है सर कि क्यों नहीं ये फैसिलिटीज अवेलेबल। मियां नवाज शरीफ साहब सारे वार्ड्स में घूम फिर के वो मुतमईन नहीं है, वो यहाँ से मुतमईन नहीं है, उनके मुआलिज यहाँ से मुतमईन नहीं है, लेकिन हेड जो है इस कमेटी के कहते हैं कि तमाम सहूलियात इस जिना अस्पताल में मौजूद है। देखें ये जो चीज़ है कि किसकी क्या पसंद है। अगर आप ये अब मुझे बताएं कि जिस अस्पताल में उनको कमरा दिया गया, अगर इसी तरह का कमरा किसी प्राइवेट अस्पताल में वो ले लेते और वहां पे भी बेहतरीन कमरा मिल जाता और यही सिक्योरिटी जो यहाँ पे है वहां पे होती, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ जाता? लेकिन राना साहब वो तो यहाँ के भी किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाना चाहते ना, उनके मौलिज तो बैरून मुल्क बैठे हुए। चले ठीक है, राना अजीम साहब आपसे सवाल कर लेते हैं, क्या वजह है यहाँ पर हमारे अस्पतालों की जो हालत ज़ार ऐसी है कि हमारा कोई भी तबका, जो हम जिसे एलीट तबका कह लें या हमारे जो थोड़े से ऊपर की जो हमारी क्लास होती है, वो इन अस्पतालों में जाना पसंद नहीं करते। क्या यही मेयार होता है बाहर भी, यही मेयार है यहाँ भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो चूँकि राना साहब बड़े भाइयों की तरह हैं और मैं इनके लिए इनकी बात को मैं इख्तलाफ तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं थोड़ी सी तशरीह कर दूँगा। एक तो मेरी दुआ है कि अल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब को सेहत कामिला अता फरमाए, वो इस मुल्क का एहसास हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि राना साहब ने अभी फरमाया कि अस्पताल होते हैं और बड़े अच्छे अस्पताल भी होते हैं, वो प्राइवेट होते हैं, वहाँ पे इंतहाई केयर होती है, वहाँ पे इलाज कराना चाहिए। तो क्या ये जो सरकारी अस्पताल है जिसमें पिछले 30 साल से मुस्लिम लीग नून मुख्तलिफ अदवार में बिलखसूस 10 साल से तो इक़्तिदार में रही और मियाँ शहबाज शरीफ साहब इन 10 सालों में सबसे ज़्यादा अगर कोई उन्होंने अपने पास वजारत का इख्तियार रखा तो मुझे जहाँ तक याद है एक बतौर सहाफ़ी तो वो हेल्थ था। और मियाँ साहब ने हमेशा कहा कि मैं सेहत और तालीम के मैदान में बहुत कुछ कर रहा हूँ। अगर आम आदमी यहाँ पर जाकर अपना हार्ट का मसला हल कर सकता है, गुर्दों का मसला हल हो सकता है और दीगर बीमारियों का हल हो सकता है, तो फिर क्या कोई स्पेशल ऐसा केस, क्या कोई स्पेशल मियां नवाज शरीफ साहब ऐसे आदमी हैं? ये ज़रूर है कि मुल्क को कौम के लिए एक बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन बतौर ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, उनकी भी ट्रीटमेंट वही होनी चाहिए जो मोहम्मद बूटे की, मोहम्मद जवेद की और राना अजीम की होती है, जो राना अफजल साहब की होती है, वही ट्रीटमेंट होनी चाहिए। मेरा एक जाती है, मुझे बताइए आप किस तरह सहूलत दे रहे हैं? मैं तो आज परेशान हूँ, आज नहीं बल्कि काफ़ी दिनों से परेशान हूँ इस बात पर कि जब मैं उन्हें कवर करने गया और कवरेज के लिए वहां पे गया तो मैंने देखा जना हॉस्पिटल में कि उन्हें पहले बताया जा रहा है कि मियां साहब आप कमरा पसंद करें। भाई ये कैसा कानून है, ये कैसी ट्रीटमेंट है कि एक शख्स को आप मुकम्मल हॉस्पिटल का विजिट करवाते हैं, जो उन्हें कमरा पसंद है, फिर उसमें एमएस के कमरे से एलईडी उतार के लगाते हैं, फिर आप कहते हैं जनाब यहां पे आपकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी है। क्या ये किसी कानून में किसी मुल्क में ऐसा होता है? अगर होता है तो मुझे बताया जाए। आम आदमी को तो हॉस्पिटल में दाखिला नहीं मिलता,
आम आदमी को अस्पताल में मेडिसिन नहीं मिलती। आए कार्डियोलॉजी में चलते हैं, आपको दिखाऊं 2-2 दिन से लोग जो है व्हील चेयर पे बैठे हैं। आज से नहीं, कई सालों से यह सिलसिला चल रहा है। राना नजीम साहब, वो तो 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म है, चले एक हद तक कोई आप कह लें जिस तरह भी उनको ये फैसिलिटी है। हमारा उससे भी बड़ा सवाल ये, फैसिलिटीज क्या हमारे अस्पतालों की इतनी बुरी हालत है कि हमारे हॉस्पिटल्स में इलाज ही मुयस्सर नहीं है, तो फिर गरीब कहां जाएगा? वो जो इलाज नहीं अफोर्ड कर सकते, जो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए फिर क्या है? वलीद इकबाल साहब, हमें याद है जब स्टेज से इमरान खान साहब गिरे थे तो अपने ही अस्पताल में गए थे, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी याद है कि साबिक चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने वजारत सेहत पर पंजाब की बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क किया था और बहुत ही गैर मुतमईन दिखाई दिए थे। अभी आप लोग भी आ गए, तब भी कोई ऐसा काम, अभी तक 6 महीने तो गुजर ही गए ना, तो कुछ ऐसा कर देते कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो चले मुतमईन हो जाते, चले आप लोगों का ही आपके सर ही सहरा बैठता कि आप लोगों ने ऐसी फैसिलिटीज दे दी कि वो यहाँ पर इलाज करवा सकते हैं। नहीं जी, ना तो 6 महीने में कोई अस्पताल बनता है और ना ही 6 महीने में मौजूदा जो अस्पताल है उनकी कैपेसिटी ऐसे तब्दील हो सकती है कि जहाँ पे लोग व्हीलचेयर पे इंतज़ार कर रहे हैं 2-2 3 दिन या एक बिस्तरे पे 3-3 4-4 मरीज़ हैं, हम उसको कैपेसिटी को इतना कर दें एकदम 6 महीने में। आप लोगों ने तो 100 दिन का प्लान दिया था। लग पड़े, ये तो मुमकिन नहीं है जी, ये मुमकिन नहीं है। मेरी पूरी बात सुन लें और प्लीज़ मुझे इंटरप्ट ना कीजिएगा जी, बोलिए, मैं बात कर रहा हूँ। शुक्रिया। हाँ जी, अब मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि जो हमारा अपना तजर्बा रहा है और वो ये रहा है खैबर पख्तूनख्वा का। बिल्कुल ये बात और लोगों ने भी की होगी कि हम सेहत को बड़ा तरजीह देंगे, हम तालीम को बड़ी तरजीह देंगे, लेकिन अमलन कौन क्या करता है, ये खैबर पख्तूनख्वा की जमहूरी तारीख़ है, या जो उसको पहले NWFP कहते थे कि कोई हुकूमत, कोई पार्टी लगातार दूसरी दफ़ा नहीं आई हुकूमत में, लेकिन PTI का ना सिर्फ ये रिकॉर्ड रहा है कि 13 से 18 के बाद वो दोबारा मुंतखब हुई, बल्कि ज़्यादा बड़ी अक्सरियत से हुई कि और कोई मखलूत हुकूमत भी नहीं बनानी पड़ी, दूसरे किसी को पार्टी को शामिल भी नहीं करना पड़ा उस तरह से। क्या उसकी वजह थी? उसकी वजह यही थी कि हमने अमलन उधर उस सूबे में ये काम करके दिखाए कि ये नहीं कि हमारा परफेक्ट था जो भी किया, लेकिन जो वो निज़ाम था उसको इम्प्रूव किया। उसको हमें अंदाज़ा था कि जो आम लोग हैं उनको ये बात ज़्यादा ज़रूरियात जो हैं उनकी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की, जिस तरह ये सेहत है, उसमें वो सेहत सहूलत प्रोग्राम भी वहाँ पे शुरू किया। और उन 5 साल में अभी तकरीबन आधे से ज़्यादा फैमिलीज़ जो थी पूरे खैबर में, उन तक वो पहुँचा दिया गया था। तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए तक का कवरेज जो थी वो उनके लिए प्राइवेट या सरकारी जिस भी अस्पताल में चाहें। बड़ा कम हमें उसको तशहीर किया हमने, उसकी लोगों ने उसके बारे में लिखा। सेहत, उसके बाद तालीम के हवाले से जो हमने कह रहे, ये अलिफ ऐलान इदारा है एक, उसने कहा कि 4 सूबों में से स्कूल्स का वगैरह निज़ाम जो बेहतरीन था वो PTI गवर्नमेंट ने खैबर में किया है, जो है मुहैया। उसी तरह मकामी हुकूमत पिल्डर जैसे इदारे ने कहा कि वो उन्होंने हमने निचली सतह तक, तो ये जब किया हमने, तो ये इससे पता लगता है। तो क्या ऐसा काम दिखाई दिया खैबर पख्तूनख्वा में? और अगर किया तो क्या आप नहीं समझते कि वो जो 100 दिन का प्लान देते थे और जो कहते थे कि हम आते साथ ये कुछ कर देंगे, और क्या साबिक चीफ जस्टिस साहब ने ऐसे ही कह दिया था? क्या उनको नहीं पता था कि अभी अभी हुकूमत आई है और अभी अभी इनसे सवाल नहीं कर देना चाहिए? इनकी कारकर्दगी पर भी सवाल उठता है कि सही जा रही है। देखें, वो अपनी कारकर्दगी को इससे नथी कर रहे हैं कि हम फिर से इलेक्ट हो गए, इसका मतलब हमने बहुत अच्छा काम किया होगा। ये ऐसा होता नहीं है। दूसरी पार्टीज ने अगर पॉलिटिकल काम वहां नहीं किया, मेरी पार्टी ने काम नहीं किया और वो उनको टाइम नहीं मिल सका सूबे में काम करने के लिए और अपनी टीम को खड़ा करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जो साबका चीफ जस्टिस थे उन्होंने इनके अस्पताल विजिट किए और कई कुछ दिखाया उन्होंने, लेकिन कता नजर इससे कि आप देख लें कि पंजाब के अंदर किडनी डायलिसिस फ्री शुरू हुए, यहाँ पे हेपेटाइटिस C के इलाज शुरू हुए, जितने अस्पताल और मेडिकल कॉलेज पंजाब में बने, और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा से 4-5 गुना बड़ा सूबा है और इसकी मैनेजमेंट 4-5 गुना ज्यादा मुश्किल मैनेजमेंट है KPK से, और उससे उसी तादाद से जो एक्सपेंशन हुई, तो एक लिमिट है गवर्नमेंट के पास
कि ये गवर्नमेंट जो है वो कहीं से तेल तो नहीं निकल आया पाकिस्तान में। आप दहशतगर्दी की जंग के ऊपर अरबों डॉलर खर्च कर दें, आप बिजली के मंसूबे लगाएं, आप फिर अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस भी बना दें और फिर हम कहें कि जी बैरूनी दुनिया के अंदर ये होता है वो होता है और एक अस्पताल ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये कह देना कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो भी फैसिलिटीज हैं सरकारी वो हर बंदे के लिए अवेलेबल हैं और आहिस्ता आहिस्ता अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा 5.8% पे जब हम ग्रो कर रहे थे तो हमारी कैपेसिटी ज्यादा अस्पताल बेहतर करने की थी। आज अगर हम गिर के 3 या 4% ग्रोथ पे आएंगे तो हम इन अस्पताल को शायद चलाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। अच्छा, ये तो पैसा जो है हमने इकट्ठा करना है वो मुल्क की डेवलपमेंट पे। अगर उन्हें जमानत पर रिहाई मिल जाती है, जी, अगर उन्हें जमानत पे रिहाई मिल जाती है तो क्या वो मुल्क के अंदर ही रहकर इलाज कराएंगे या बैरून मुल्क ही जाएंगे? देखें, हम एक आजाद कौम हैं और ये चॉइस उनकी है। अगर वो अपनी जेब से इलाज कराते हैं प्राइवेट अस्पताल में तो आपको उनको शुक्रिया कहना चाहिए कि आपने सरकारी अस्पताल का बिस्तरा एक गरीब आदमी के लिए छोड़ दिया और अपनी जेब से आप अपना इलाज करा रहे हैं। और अगर उनको इजाजत अगर वो उनको इजाजत होगी मुल्क से बाहर जाने की और वो महसूस करेंगे कि मेरा वहां होना चाहिए तो फिर उनके ऊपर कोई कदगन तो नहीं है। ये कोई सवाल जो है आपको अंदाजा है कि कितने लोग पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए जाते हैं? लेकिन सिर्फ नवाज शरीफ तो नहीं जाता। लेकिन राना साहब कितने लोग हैं जिनको अस्पतालों के अंदर जेलों से लाकर अस्पतालों के अंदर इस तरह इलाज के लिए उनकी मर्जी के कमरे देने की इजाजत है? ये भी बता दें जरा मुझे, कितने लोग ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के 3 मरतबा वजीर आजम रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की हो और आज आपके पास जो एक हथियार है जिससे आप आंखें दिखाते हैं हिंदुस्तान को, उसके बनाने में उनका रोल रहा हो। कोई ऐसा अस्पताल नहीं बन सका, हिदमत तो यही है ना जिसमें उनका इलाज ना हो। कोई ऐसी एजुकेशन सेंटर नहीं बन सका जहां उनके बच्चे पढ़ सके। मुझे जवाब देने की इजाजत है? जी, मुझे जवाब देने की इजाजत है? जी राना साहब जी। देखिए, बात यह है कि अगर वो सरकारी अस्पताल की फैसिलिटी नहीं लेना चाहते तो आप उनको मजबूर करेंगे कि सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं। चलें, ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, राना नज़ीम साहब ये भी बता दें ज़रा, क्योंकि अभी उनके जो वकला जो प्ली ले रहे हैं उनका ये कहना है कि हार्डशिप के ऊपर तो सजाए मौत के जो मुल्ज़िमान होते हैं ना उन्हें भी ज़मानत मिल जाती है। तो इस वक्त कुछ दिखाई दे रहा है इस तरह, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि दलाइल में कुछ ना कुछ ऐसी कोताही, कोई प्रोसिक्यूशन में ऐसी कोताही छोड़ दी गई शायद, जिसकी वजह से उन्हें पहले भी ज़मानत मिली थी और अब जो है जो ग्राउंड हार्डशिप के ग्राउंड पर, क्योंकि दूसरी तो उन्होंने अपनी वापस ले ली, अब ये जो दरखास्त है इसकी बुनियाद पर अभी और जो हालात और वाकयात क्रिएट और सिचुएशन क्रिएट होती दिखाई दे रही है, मिल जाएगी? देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर ये कानून बन है और उन्हें एक रायत मिल जाती है तो फिर ये मोहम्मद बूटे के लिए भी होगी। ये ज़हन में रखिएगा। अदालत नहीं देखती को 3 दफा का वजीर आजम है, अदालत नहीं देखती को वजीर आजम था या मौजूदा वजीर आजम है। अदालत कानून के मुताबिक फैसले करती है और अगर अदालत में एक हार्ट पेशेंट को फौरी बेल मिल सकती है और उसे जाने की इजाजत है तो फिर जेलों के अंदर मौजूद हर हार्ट पेशेंट को बेल मिलने की इजाजत होगी। यह कानून है। फिर इसको हम भी जाके इस पे बात करेंगे, हर शख्स बात करेगा कि अगर अदालत के अंदर कानून देखा जाता है, अदालत के अंदर वो चीज देखी जाती है जिसकी कानून इजाजत देता है। उसमें वजीर आजम नहीं देखा जाता कि 3 दफा रहा है, उसमें सदर नहीं देखा जाता वो 3 दफा रहा है, उसमें यह नहीं देखा जाता कि अपोजिशन लीडर है, उसमें यह देखा जाता है क्या जो कानून जो रायत इसको दी जा रही है उसकी कानून में इजाजत है या नहीं। वलीद इकबाल साहब, क्या हर मोहम्मद बूटे को फिर आपकी हुकूमत में होते हुए इस तरह की जमानत फिर मिल जाया करेगी? इंसाफ के तकाजे सबके लिए बराबर होंगे, अस्पताल से इसी तरह बेहतरीन सहूलियात हॉस्पिटल्स की हर एक को मुयसर होंगी, और अगर नहीं होंगी तो फिर एक सवाल भी होगा आपकी हुकूमत पर। नहीं, ये उसमें ये इतना सिंपल और इतना ब्लैक और वाइट में नहीं है जितना आप ये कह रही हैं। ये असूलन तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन वो जो एवरेज या एक आम आदमी मोहम्मद बूटा है वो तो शायद किसी ऐसे वकील को ही ना अफोर्ड कर सके जो इस तरह से केस को आर्ग्यू कर सके, और इस तरह के नुक्स हैं इसमें हमारे सिस्टम के अंदर। बहरहाल इस बात से मैं मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ को उनके कानूनी और उनके आईनी हकूक उसी तरह होने चाहिए जिस तरह आपके और मेरे हैं या किसी भी और पाकिस्तानी के हैं। यानी कि हर पाकिस्तानी को जो रियायत मिल सकती है, कानून जितना उसके साथ लीनियंट हो सकता है, जितना हमदर्दाना उसके साथ सलूक हो सकता है किसी भी शख्स के साथ,
उतना ही हक मियाँ साहब का है, और जितनी सख्ती कानून की हो सकती है उतना ही उनका कानून और आइन की जो है उनका वो उतना हक है। अब जो इनका मौजूदा केस है, जो पिछली उन्होंने अपील की जिसके ऊपर वो उनको बेल मिल गई, उसके बारे में तो तमाम जो मैंने ज़्यादातर देखा है, मैं खुद भी वकील हूँ लेकिन मेरा इतना ये एरिया नहीं है नैब के कानून का, लेकिन फिर भी माहिरीन की राय जो है वो बड़ी वसी पैमाने पे ये थी कि वो केस नहीं नैब के प्रोसिक्यूटर्स ने ठीक हैंडल किया अपील के मरहले पर, और उसमें नुक्स थे, आपने भी जिस तरह अभी कहा। इस केस के बारे में भी कुछ माहिरीन का कहना है ये कि कानूनी नुक्ते कुछ मौजूद हैं या कुछ कानूनी नज़ीरें पुरानी हैं जिसमें इस तरह के सेहत के ग्राउंड्स पर और अपनी एज और अपनी कंडीशन के ऊपर उनको बेल हो जाने का इम्कान है। कुछ माहिरीन ने ये कहा है, लेकिन जब आज केस टेकअप हुआ तो अदालत जो है वो इतनी कन्विंस्ड नहीं थी, जो कि रिपोर्ट्स मीडिया पे आई हैं कि जी एक रिपोर्ट जो है मेडिकल वो कुछ कह रही है, दूसरी कुछ और कह रही है, तो इतना ये सिंपल शायद ना हो। लेकिन बहरहाल जी, मैं ये इस बात की मुझे तो तसल्ली है कि अदालत आलिया है और अदालत उज़्मा में भी कानून और आइन के मुताबिक है जो उनके और हतमी रिपोर्ट भी अभी आना बाकी है। ठीक आपने लेकिन बात तो तब है जब इंसाफ के तकाजे सबके लिए पूरे। और अनफजल साहब, मैं आपकी बात सुनती हूँ, ब्रेक पे हमें जाना है, काफी देर से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, हम जाते हैं ब्रेक से। जब हम वापस आएंगे आपकी बात भी जरूर सुनेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे आशियाना स्कैंडल में मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ जो अभी हमें लग रहे हैं हालात वाकयात आगे सख्त होते दिखाई दे रहे, इस पर भी हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आशियाना स्कैंडल में अब मियां शहबाज शरीफ साहब को कह दिया गया है, उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इससे कबल 14 फरवरी को उन्हें ज़मानत पर रिहाई भी मिली थी। इस वक्त क्या स्टेटस है इस केस का, पहले तो हम इसको जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त अज़हर सिद्दीक सीनियर एडवोकेट मौजूद है। अज़हर सिद्दीक साहब, पहले ये बता दीजिए कि अभी 14 फरवरी को ज़मानत मिली थी और अब एहतसाब अदालत की जानिब से उन पर फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है, तो फिर अब क्या स्टेटस है, उस ज़मानत का क्या स्टेटस है, और मियां शहबाज शरीफ साहब और जो दीगर मुल्जिमान हैं उनका क्या स्टेटस है? बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ साहब इस स्ट्रैटेजी में तो कामयाब हो गए कि वो चाहते यही थे कि जमानत पहले हो जाए, फर्द जुर्म आज ना हो सके। पहले आपको याद है कुछ 56 से 58 दिन का उनका रिमांड हुआ, उस रिमांड में से फिजिकल रिमांड है, फैमिली का इजलास को 4 दिन हुआ है, बाकी वो कॉरिडोर में फिरते रहे या घरों में फिरते रहे या पार्टी मीटिंगें करते रहे। उसके बाद फिर वो जेल चले गए, आपको पता है जेल चले गए, 5 दिन वो जेल में गुजारा उन्होंने, और 60 दिन में से 5 दिन जेल में गुजारा, और वो भी इजलास का 60 दिन हुआ है। ये नहीं, ये मजाक होता है VIP एहतसाब माजरत के साथ। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, मेरा बड़ा शदीद इख्तलाफ है इसके ऊपर। ना नैब ने प्रोडक्शन ऑर्डर को चैलेंज किया और ना नैब ने इस मामले को चैलेंज किया कि क्या कौन पूरी हिस्ट्री उठा के देख ले। लेकिन अज़हर सिद्दीक साहब, इस वक्त जो स्टेटस है ना, उसकी अगर हम बात करें कि अब उन पे फर्द जुर्म जो आयद हो गया है, तो ये क्या जाहिर कर रहा है? जो उनकी जमानत है उसका फिर अब इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है, ये हम जानना चाह रहे हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर वो अगर फर्द जुर्म पहले आयद हो जाता तो जमानत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाना था, क्योंकि अब अमूमन कोर्टों का जब फर्द जुर्म आयद हो जाए तो वो कहती है कि ट्रायल कंक्लूड किया जा सके। अब भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि कोर्ट ये कहेगी। अब फर्द जुर्म आयद हो चुका है, अब उसके बाद शहादतें शुरू होनी है, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो उन्होंने जिस अदालत ने बेल दी है उस बेल के अंदर आगे वो डायरेक्शन देगी कि महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में इस ट्रायल को कंक्लूड करें। और ये जो बैठ के जो जमानत वाला जो वो नैब यकीनन इसको चैलेंज करने जाएगी, क्योंकि एवन फील्ड के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल फिक्स किए थे, हार्डशिप के अलावा बेल नहीं होनी, बज़ाहिर तो नजर नहीं आया। 4 दिन लाहौर हाई कोर्ट ने केस सारा सुना है और मेरिट पे सुन लिया है। अब ये वो सारी चीजें जो वो देखनी है उन्होंने, अब क्योंकि डिस्कशन एक्सरसाइज हो चुकी है, अपनी जगह है। अब ये ट्रायल अब आगे बढ़ेगा बाकायदा। अब जैसे नवाज शरीफ साहब को फर्द जुर्म आयद होने के बाद शहादतें हुई, बहस होने के बाद सजा दे दी गई, तो बज़ाहिर ये केस भी बड़ा वाज़ेह तौर पर ले जाता है आपको सजा होने की तरफ। अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री अगर बाकी मुल्क में ले जाएं, शजील नाम अहमद आज भी जेल के अंदर बैठे हैं,
उनका किरदार। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, अभी आप जैसे पिछले केस का अगर आप रेफरेंस देते हैं तो मियां नवाज शरीफ की जिस तरह से एवन फील्ड में या फिर फ्लैगशिप में उनकी जिस तरह से जमानत जो है उनको मिल गई, मुतमईन ना कर पाया नैब, तो वहाँ पे ये भी कहा गया, जो तज्जिए होते रहे कि नैब की जो है वीक प्रोसिक्यूशन नजर आती है, तो क्या यहाँ पे भी इस तरह की प्रोसिक्यूशन नजर आती है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के जो वकला उनका ये कहना है कि जो CEO थे साबिक, उनका भी रिकॉर्ड नहीं रेफरेंस में शामिल किया गया, उसके अलावा जो दीगर अफराद थे उनके भी जो रिकॉर्ड है उन्हें नहीं शामिल किया गया, तो इसके बगैर तो वो कहते हैं कि फर्द जुर्म आयद ही नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखता है कि वीक प्रोसिक्यूशन दिखाई दे रही है, कोई जमानत मिलने के चांसेस दोबारा से ज्यादा हो जाएंगे, जो फर्द जुर्म है उसको चैलेंज किया जा सकेगा, बाहर निकलते दिखाई देते हैं आसानी से। देखिए मैं एक बात अर्ज कर दूं, अब चूंकि मेरा काम नैब के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर है, फर्द जुर्म आयद होने से पहले इनके पास इख्तियार था 265D का कि फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। वो एप्लीकेशन देनी चाहिए थी ने, वो एप्लीकेशन तो उन्होंने फर्द जुर्म से पहले नहीं दी। अब तो फर्द जुर्म आयद हो गई है, फर्द जुर्म के बाद तरीकाकार है सिर्फ रेफरेंस क्वैश करने के हवाले से। अब ये फर्द जुर्म ये कहा जाए कि कोई अब आला अदालत आके कहेगी ये फर्द जुर्म गलत आयद की, ऐसी कोई मैंने अभी तक केस ऐसा देखा नहीं है। अब इसमें शहादतें होनी है, शहादतों के बाद अगर फर्ज करें वो मामला अगर बेल कैंसिलेशन की तरफ चला जाए, सुप्रीम कोर्ट अब ये देखेगी कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी को यानी बेल के हवाले से, अभी तभी ये एसएलपी और मीन के केस में उन्होंने सीसीएल के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर लिख दिया। और जहां तक ये केस है फर्द जुर्म आयद होना, इस बात का सबूत है कि रिकॉर्ड या मटेरियल के ऊपर इतनी एविडेंस मौजूद है कि कन्विक्शन हो सके, वरना अदालत फर्द जुर्म जायजा करती। अब तो यह उन्हें सारा साबित करना है शहबाज शरीफ साहब ने, और यहाँ उनका जो केस देखे ना, ये आम फौजदारी केस न बनाए इसको, सेक्शन 9 के हवाले से मिसयूज ऑफ अथॉरिटी जुबानी भी होती है। राना अफजल साहब आप भी सारी बात सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस वक्त जो है मामला थोड़े संगीन होते जा रहे हैं? अभी तक तो शेख रशीद साहब बोल रहे थे ढील की तरफ जा रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, अभी लोग सारे ये बात करते थे कि PAC की चेयरमैनशिप, अभी तक तो उनके ऊपर सवाल ये होता था कि भाई अभी सिर्फ नामजद ही है, मुजरिम तो नहीं है। तो अब वो स्टैंड जो खुर्शीद साहब का था वो भी अब कुछ दिए बुझते नजर आते हैं। क्या दिखाई दे रहा है आपको बज़ाहिर, क्या होने जा रहा है? मुश्किलात सामने खड़ी है शहबाज शरीफ साहब के सामने? राना अफजल देखिए साहब, पहले भी जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये थी कि जब आपके ऊपर कोई केस बनता है और आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके लिए गिरफ्तार करने की वजह ये होती है, मैं वकील तो नहीं हूं, जो मैं समझता हूं वो मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो उसकी वजह ये होती है कि आपको यकीन होता है कि इस केस में सजा होगी, और जब वो सजा हो जाती है तो जो आपका सजा होने से पहले का पीरियड आपने जेल में गुजारा होता है, मसलन आपको 3 साल की सजा होती है और आप 1 साल उस फैसले से पहले गुजार लेते हैं, तो वो सजा में से माइनस हो जाता है। लेकिन इसका जब बेल हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका केस खत्म हो गया, और अगर आपको बेल हो जाने के बाद आपको 3 साल की सजा होती है तो फिर आपको वो 3 साल पूरे काटने पड़ते हैं। तो बेल हो जाना जो है वो उसके 2-3 चीजें हैं कि अगर वो अपनी अदालत में पेश होता रहता है और उसका केस चलता रहता है तो बेल हो जाने से कोई उसका केस खत्म नहीं हो जाता। तो ये जो बेल के ऊपर इतनी बहस होती है, ये कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि फलां शख्स जो है वो जेल में जरूर रहे, चाहे उसका फैसला बाद में उसके हक में हो जाए, लेकिन वो जेल काट ले। तो ये जो बीमार जहन होते हैं वो उस बेल के ना होने के ऊपर बहुत जोर देते हैं। आपको इल्ताफ हुसैन का केस याद होना चाहिए लंदन के अंदर, कि उसके घर से पैसे बरामद हो गए लेकिन उसको उन्होंने बेल दे दी, और बेल दी, वो केस लड़ता रहा, अभी भी केस लड़ रहा है, उसको कैद नहीं किया। तो सिविलाइज्ड और मुहज़्ज़ब माशरों में और हमारे माशरों में यही फर्क होता है कि अगर एक शख्स बेल के ऊपर है और वो नेशनल असेंबली में भी काम कर रहा है, वो PSA में भी काम कर रहा है। उनका तो ये कहना है कि अब सख्ती के दिन शुरू होने वाले हैं, तो फिर वो ढील वाली चीजें तो खत्म हो गई ना। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, डील वाली चीज़ें वाकई ख़त्म हो गई हैं। अगर डील वाली चीज़ होती तो आज मशाहिदुल्लाह जो है इस तरह ना कहते हैं कि ये वो सऊदी शहजादे ने कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ मेरे दिल के अंदर रहते हैं। ये हौसला देने वाली बात थी। बिल्कुल रहते होंगे, हम कब कहते हैं दिल के अंदर नहीं रहते, मगर अगर उसने अपने मुल्क में करप्ट लोगों को पकड़ा तो यहाँ पे भी करप्शन की कभी वो हमायत नहीं करेंगे। और जहाँ तक आज का मामला है, अगर आप देखें तो वो पूरी फाइल मैंने आज फर्द जुर्म के बाद हमारे पास भी आई, हमने वो देखी, जो डॉक्यूमेंट्स अदालत में पेश हुए, इस बुनियाद पर फर्द जुर्म आयद की गई। अब उसके बाद चूंकि नैब को भी इस बात का इल्म हो चुका है कि पहले प्रोसिक्यूशन बेहतर नहीं की गई थी, जिसकी वजह से बेल मिल गई। अब बेल मिलना एक बिल्कुल सेपरेट इशू है, बेल मिल जाती है, मगर अब जो उस पर फर्द जुर्म आयद हुई है, इस फर्द जुर्म के बाद अब मियाँ शहबाज शरीफ को बहुत सी चीजें क्लियर करना पड़ेंगी, उन्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर सकते और जो डॉक्यूमेंट्स जमा हुए हैं
उसकी बुनियाद पे मुझे लग रहा है कि शायद हाली सख्ती नहीं, बहुत कुछ आने वाले दिनों में शरीफ खानदान के लिए मुश्किल बल्कि मुश्किल तरीन हालात पैदा हो। चले ठीक है, मुश्किल तरीन हालात इस वक्त आगे दिखाई, देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। राना अजीम साहब आपका, वलीद साहब आपका और राना अफजल साहब आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस सेगमेंट तक मौजूद थे। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, वुज़रा के माबैन क्या चल रहा है और कैबिनेट के वज़ीर और वज़ीर आला सिंध के दरमियान क्या चल रहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। ज़रूर सुनिएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध काबीना के अंदर क्या चल रहा है, वुज़रा के दरमियान क्या चल रहा है, क्या इख्तलाफात है, इन सब के बारे में ज़रा गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ इम्तियाज़ शेख साहब मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नुसरत सहर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं PMLF से, और हमारे साथ रेहान हाशमी ब्यूरो चीफ कराची मौजूद है। रेहान, पहले तो आप ज़रा बता दीजिए क्या इस वक्त अंदर चल रहा है, क्या किस तरह के इख्तलाफात काबीना के वुज़रा के दरमियान चल रहे हैं, किन बातों पर वज़ीर आला भी उनसे नाराज़ है। कुछ सुनने में आया है कि उन्होंने भी कुछ वुज़रा की शिकायत कर दी हैं और वो जो पहले बहुत इजलास बुलाए जाते थे उनमें भी कुछ कमी देखने में आ रही है और उसकी भी शायद वजह यही है। क्या कहानी अंदर की? देखिए, मुख्तलिफ बातें बिल्कुल सामने आती हैं। पीपल्स पार्टी में कुछ वज़रा नाराज़ भी हैं, कुछ इख्तलाफात इस किस्म के हैं कि कुछ हमारे ज़राए कहते हैं कि कुछ वज़रा शायद इस बात का पे नाला है कि वो उनको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, सिर्फ पार्टी उनको अहमियत देती है, वज़ीर आला सिंध उनको अहमियत नहीं देते। तो इस किस्म की बातें भी सामने आ रही हैं। जबकि दूसरी बात ये भी है कि कुछ वज़रा इस बात पे भी नाला है कि उनके काम जो उनके मनपसंद अफसरान हैं, जो चाहते हैं वो सेक्रेटरी उनको तैनात किया जाए, वो नहीं लगाते। उसके अलावा हमारे ज़रा ये भी कहते हैं कि वज़रा में इख्तलाफात की बातें अभी मुकम्मल तौर पर सामने आना शुरू होंगी, क्योंकि वज़ीर आला काफ़ी परेशान है। गुज़िश्ता एक हफ़्ते से हमने देखा कोई बड़ा इजलास नहीं हुआ, कोई वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से, जो पिछली हुकूमत में जब वज़ीर आला मुराद अली शाह थे तो इजलास बुलाते थे, कारकर्दगी चेक करते थे। इस दफ़ा वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से भी अभी तक कोई खातिर ख्वाह इजलास नहीं हुआ है, ना ही कोई ऐसी बात सामने आई है कि वज़ीर आला वज़रा को डांट डपट रहे हों। और सुबह जिस तरह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शुरू में जब उनके पौने 2 साल वो हुकूमत में रहे, वज़ीर आला रहे, तो सुबह 9 बजे सिंध सेक्रेटरीट पहुँच जाते थे। वो तमाम बातें अब ऐसा लग गए रह गई हैं और वज़ीर आला समझते हैं कि वो मजबूत तरीन वज़ीर आला हैं। लेकिन अंदरूनी खाना कुछ वज़रा, जैसे आपने ख़ुद कहा कि मुख्तलिफ बातें सामने आती हैं। देखना है कि अभी वज़ीर आला के ख़िलाफ़ नैब इंक्वायरी कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी कर रही है, तो ऐसा लगता है कि कुछ करीबी साथी इस ताक में बैठे हैं। अगर कहा जाए इसको कि अगर वज़ीर आला के खिलाफ कार्रवाई होती है तो शायद उनकी बारी आ जाए वज़ीर आला सिंध बनने की। यानी हमें ये कुछ कुछ PTI वाली सिचुएशन दिखाई देती है, जिस तरह हमें KP के हालात दिखाई देते हैं, या कभी हम देखते हैं वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब के हवाले से जब कोई बातें की जाती है। अच्छा ये बताएं कि कुछ इस तरह की भी खबरें हैं, जैसे वज़ीर सकाफ़त हो गए उनकी और रुकने कौमी असम्बली रफ़ीक जमाली जो हैं उनके दरमियान भी कुछ रिफ्ट चल रही है। फिर हम इस तरह से भी सुनते हैं कि नासिर शाह साहब जो है वो काफ़ी नाला या नाराज़ नज़र आते हैं वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आला साहब उनसे नाराज़ नजर आते हैं। इस तरह की भी कुछ बातें हैं। देखिए, हमेशा से ये बात सामने आती रही कि अगर मुतबादिल होगा सिंध के लिए, सिंध के वज़ीर आला के नासिर हुसैन शाह सबसे मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं, साबिक सदर आसिफ जरदारी के भी करीब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के भी करीब हैं बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल ऐसी बातें पिछली जो हुकूमत थी बिल्कुल ये बात सामने आई थी और काफ़ी हद तक ये बात पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के दरमियान भी हमने सुनी थी। और अभी भी क्योंकि नासिर हुसैन शाह मजबूत तरीन उम्मीदवार हो सकते हैं, अगर वज़ीर आला सिंध मुराद अली के खिलाफ नैब कोई बड़ी कार्रवाई करता है तो देखा जाएगा पीपल्स पार्टी अगर की चॉइस होगी तो अगर बिलावल भुट्टो जरदारी की चॉइस होगी तो नासिर हुसैन शाह हो सकते हैं। नासिर हुसैन शाह जब पिछली बार नाराज़ हुए तो उन्होंने बिलावल भुट्टो से अपनी शिकायत की थी कि उनकी वजारतों में दखल अंदाजी की जाती है उनके, जो ये बात सामने, इसके बाद वज़ीर आला सिंध को भी आगाह किया गया था कि नासिर हुसैन शाह को नाराज़ नहीं होने दिया जाए। इस पर तमाम बातें सामने आई थी। उसके बाद वज़ीर आला सिंध ने नासिर हुसैन शाह और तमाम मिल बैठे थे और मामला तय पा गए थे। ठीक है, इम्तियाज़ शेख साहब, हैं कुछ मामलात ऐसे जैसा बता रहे हैं इस वक्त रेहान हाशमी, या कुछ भी नहीं ऐसा, सब ठीक है? देखें, मैं तो हैरान हूँ कि रेहान भाई को ये खबरें कहाँ से मिली।
ना कोई इस तरह की चीज है, ना कोई इख्तलाफ है, ना कोई ऐसा मसला है। ये मतलब अभी और सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ और है नहीं, तो अब ये नई खबर लेके आ गए। ऐसे तो ना कहे कि कुछ नहीं है, बहुत से मौजूआत है, हमने उसमें से अंदर की खबर पकड़ी है इम्तियाज साहब। ठीक है, हाँ, लेकिन अंदर की कोई खबर नहीं है, सिर्फ ये खाम ख्याली है। कुछ लोगों का ख्वाब तो हो सकती है, कुछ लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है जो अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का मुंतखब वज़ीर आला है, सिंध असेंबली का मुंतखब वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब हैं, और उनके तमाम वज़रा के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अच्छा, इम्तियाज साहब, अभी डॉक्टर्स का इतना मामला चला था, पूरी करने दें। जी, मुझे अपनी बात पूरी करने दें, फिर मेरा ये 8वां टेन्यूअर है एज ए मिनिस्टर, ठीक है जी। और मैंने काफी चीफ मिनिस्टरों के साथ काम किया है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितना वो नॉन इंटरफेयरिंग वजीर आला हैं, वो अपने आपके वजीरों को जितना खुद मुख्तार रखते हैं, अपने काम में रखते हैं, और उनकी मर्जी के सेक्रेटरीज और अफसर लगाते हैं, और फ्रेंडली माहौल में काम चलता है। ये बिल्कुल, मैं तो हैरान हूं कि मतलब ये किस तरह की खबर कहाँ कैसे आ गई और नेशनल मीडिया पे खबर आ गई। मैं यकीन रखें, ये आप देखेंगे 2-3 दिनों में ये खबर आपके पास भी डाई डाउन हो जाएगी, क्योंकि इसका कोई वजूद नहीं है। ऑपोजिशन से जरा पूछ लेते हैं, मैंने आपकी तरफ वापस आना है, डॉक्टर अजरा के बारे में भी कुछ सवाल करना है आपसे। नुसरत, आप भी सुन रही हैं उनको, वो ये कहते हैं कि ये ऑपोजिशन इस तरह की बातें उछाल रही है, शायद क्या इस तरह के मामला कुछ है, और है तो क्या है? ये किसी का ख्वाब ख्याल हो सकता है, या कहाँ से ये खबरें चलती हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सब अच्छा है। हैरत की बात है, बंदा डिफेंड करे अपनी पार्टी को, इतना करे कि उसका लगे कि हाँ कुछ सच बोला जा रहा है। सारी दुनिया को पता है, सबको पता है। बिल्कुल रेहान ने सही बोला कि जब मुराद अली शाह साहब नए पहली बार सीएम बने थे, तो यकीन माने हमें समझ नहीं आ रहा था। हमने कहा माय गॉड, इतना एक्टिव मिल गया है हमें सीएम, जो घूमता रहता है कराची की सड़कों पे, कभी पराठा खा रहा है, कभी समोसा खा रहा है, कभी कहाँ खड़ा हुआ है। वाह, अचानक सुबह 8 बजे पहुंच जाते हैं सिंध सेक्रेटेरिएट। ओ माय गॉड, हमने कहा बस अब तो भाई बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा पूरे सिंध में। फिर क्या हुआ? ये तो सिर्फ एक दिखावा था। कोई अगर अच्छा ऑनेस्ट बंदा होता है और कुछ करने की विल होती है ना, तो उसमें कंटिन्यूटी होती है, वो कुछ करके दिखाता है। ये 2-3 बार का हुआ विजिट, 2-3 बार कैसे कराची के शारा फैसल पे इधर उधर विजिट हुए, उसके बाद बस। हाँ, अब सीएम मुराद अली शाह साहब बहुत एक्टिव हैं। किसमें? जलसों में, आसिफ जरदारी की जलसों में, बिलावल जरदारी के जलसों में। वैसे नासिर शाह साहब की कोई इनके साथ कोई नाराजगी, कोई आपस में रिफ्ट, कोई इस तरह की बातें हैं? मैं कंप्लीट कर लूं। सारा दिन 92 में सिंध के हवाले से सारा दिन चलता है। डॉक्टर्स बाहर हैं, टीचर्स बाहर हैं, यहाँ मेडिकल के हवाले से सब बाहर हैं, जो लेडी हेल्थ वर्कर है वो बाहर हैं, सब। और यहाँ आज हुआ है मेरे शहर डिस्ट्रिक्ट में खैरपुर यूनिवर्सिटी में बच्चियों को, यूनिवर्सिटी की बच्चियों को धक्के दिए गए, उनके साथ मिसबिहेव किया गया, वो भी मेरे इसी सूबे के 3rd टाइम कायम अली शाह साहब जो 3 दफा सीएम हुए, उनकी मौजूदगी में बच्चियों के साथ जो बेईमाना रवैया अख्तियार किया गया। कौन है इसका जिम्मेदार? कहाँ है हुकूमत? अच्छा, सवाल मैं कर लूं इम्तियाज शेख साहब से। इम्तियाज शेख साहब, जिस तरह अभी मैंने पहले बात की थी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी डॉक्टर अफजल के हवाले से कि जिस वक्त डॉक्टर्स की हड़ताल हो रही थी और बहुत आवाजें उठाई जा रही थी, उस वक्त हमने देखा कि इतनी हड़ताल के बावजूद हमें कहीं भी मुराद अली शाह साहब नहीं नजर आए। चले वो तो छोड़े, डॉक्टर अजरा अफजल जो है, जिनको होना चाहिए था या कुछ कहना चाहिए था, वो भी कुछ नहीं कह रही। और हमने देखा कि आगे से जवाब देने के लिए कौन आते हैं? मुशीर आ जाते हैं, और उसके ऊपर नासिर शाह साहब भी बरहम दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है? डॉक्टर अजरा किधर है? कौन है जिन्होंने इन मामलात को देखता है? लोग मर रहे हैं, एड़ियां रगड़ के अस्पतालों में मर रहे हैं, बंद हुए हुए ओपीडी सब बंद हुआ है, तो क्यों नहीं डॉक्टर अजरा जो है कहीं भी नजर आती? देखें जी, मैं इसका जवाब दूं। पहले मैं जो हमारी बहन नुसरत ने जो बात की उसका जवाब दे दूं कि मतलब अभी अपोजिशन के पास कुछ और है नहीं बोलने को, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं वो लोग, और मतलब देख रहे हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे। लोगों ने उनको भरपूर अंदाज में रिजेक्ट कर दिया। मुझे बात करने दे प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मुझे आप बात करने दे। लोगों ने यही बातें, यही स्टोरियां लोगों को बताई जाके, लोगों ने मुस्तरद कर दिया। इनकी लीडरशिप भी हार गई, इनकी पार्टियां भी हार गई, और मतलब कुछ नहीं बचा इनके लिए सियासी तौर पे। तो अब मतलब फिर दोबारा वही बातें, ये भी अब इलेक्शन के वक्त कीजिएगा बातें, और अभी ये मतलब इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमारी हुकूमत बिल्कुल मुस्तहकम हुकूमत चल रही है, और ये अगर ये खुश इसी बात पे अपोजिशन है कि हमारे में इख्तलाफ हैं, तो उनको खुश होने दें।
और अल्लाह की मेहरबानी से आप देखेंगे थोड़े दिनों में और बेहतर तौर पर कारकर्दगी हमारी डॉक्टर होगी असरा और किधर है? इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में इससे ज्यादा बेहतर जीतेंगे। दूसरा भी आपने डॉक्टर्स की बात की, तो डॉक्टर्स की बात का मैं ये जरूर बताऊं कि हड़ताल हुई, हड़ताल तो पूरे मुल्क में हर जगह कहीं ना कहीं होती है। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल लाहौर की आपको याद होगी, कई महीने तक चली थी। हमारे पास 3 या 4 दिन वो हड़ताल चली है और उस पर भरपूर अंदाज में गवर्नमेंट ने उनसे बात की है और हड़ताल अभी वो ख़त्म हो गई है। जो नुकसान हुआ है, डेफिनेटली नुकसान हुआ है, वो उन डॉक्टर्स को भी ख्याल करना चाहिए कि यंग डॉक्टर्स हैं वो मतलब ओपीडियां छोड़ के आएंगे तो इस तरह के नुकसान होंगे। प्रोग्राम का वक्त चुके खत्म हो गया। इम्तियाज साहब, रेहान हाशमी और नुसरत सहर अब्बासी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी आने वाला वक्त बताएगा, जबकि इम्तियाज शेख साहब कह रहे हैं कुछ दिनों में खुद ही पता लग जाएगा कि ये सब अफवाहें थी और अफवाहें दम तोड़ जाएंगी। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।